वेरी सैड फ्रॉम साइड ऑफ द अवंती कि भाई आप लोगों को बार बार इस तरह का इशू हो रहा है। बट बिलीव मी, टेक टीम को मैं जैसे ही ये बात बताऊंगी, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, कॉल ज्वाइन नहीं होती है, ठीक है। और किस किस को सेम इशू आ रहा है कि कॉल ज्वाइन नहीं होती, क्लास ज्वाइन नहीं होती? बायो की कि कोई भी सब्जेक्ट की? कोई भी फोन नहीं है ही ना, फिर अभी आप कैसे ले रहे हो ये क्लास? अगर आपके पास कोई भी फोन नहीं है, हाउ आर यू टेकिंग दिस क्लास वाया लैपटॉप? ओके, सिस्टर से मांगा है। सो हिना बेटा, आप मेरे से पर्सनल पे बात करना, वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग कि किस तरीके से आप क्लासेस ले पाओ, है ना? हाँ, दैट आई अंडरस्टैंड, ज्यादातर बच्चे फोन से ही लेते हैं। मेरा नंबर है आपके पास, ठीक है ना? देयर यू कैन मैसेज मी। और कोई बच्चा जिसको क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही हो, लाइक ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा, साइट नॉट रीचेबल दिखा रहा है, या फिर लोड ही हो रहा है, बस लेट समवन, यू विल एंटर व्हेन समवन लेट इन ऐसे लिखा आ रहा है और ज्वाइन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ बार बार हो रहा है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के छोड़ दो। ये बात जो है ये टीम तक जाने वाली है, ठीक है यशमिता? बिकॉज मैंने देखा है कि कल की क्लास में स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड थी, तो आई थिंक दिस कैन बी अ रीजन, है ना? आप लोगों में से कईयों ने मिस किया, आई थिंक कल का क्लास किया है, बिकॉज आई कैन सी द नेम्स हियर, मुझे नाम याद हो जाते हैं जो बच्चे आ रहे हैं। लाइक नंदिनी रानी इज रेगुलर, शी इज कमिंग, ठीक है ना? प्रिया ने भी आई थिंक कल क्लास लिया है। हाँ जी, मीनू कुमारी, आई थिंक योर नेम इज शालिनी, राइट? एम आई राइट मीनू बेटा? हाँ जी, अनुभव, अनुभव, यस, अनुभव ने भी लिया है। तो आपका नाम बता दो एक बार बेटा, मीनू ही नाम है क्या? हाँ, अरे मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ जिन्होंने लिया है, आई एम जस्ट कि जो भी मेरे आंखों के सामने एक दो नाम आए हैं उसमें से मुझे जिनका लगा कि लिया है, ठीक है मीनू। सुहाना कह रही है, अनुभव कह रहे हैं मैम हमने भी लिए। हाँ जी, मुझे पता है आप लोगों ने लिया है। ओके माहिका, ठीक है बेटा। एक बार सारे बच्चे क्लास में आ जाएं, और मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रही हूँ, जो बच्चे लेट आए हैं, किसी भी बच्चे को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है, चैट बॉक्स में अपना दिक्कत लिख दो। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। इज माई वॉइस फाइन विद एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है, तो मे बी आपके साइड से कोई दिक्कत है बेटा, एक बार चेक करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो वी आर बिगिनिंग आवर क्लास नाउ। रेस्पिरेशन बिगिनिंग नहीं भाई, आज एंडिंग होने वाली है। आज अपने को एनर्जी मिल जाएगी ग्लूकोज से, ठीक है ना? जो हमें चाहिए थी वो हमको आज मिल जाएगा। हमें एनर्जी चाहिए थी ग्लूकोज से, आज हमें एनर्जी मिल जाएगी। और कल आप लोगों का टेस्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो वो पढ़ रहे हो आप लोग? मैंने आज शॉर्ट नोट्स भी भेजे हैं आप लोगों को, पढ़े हैं आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स? यस मैम। यस मैम। यस पढ़ने मैम। नोट्स पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी पढ़ के आनी है। और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो बिंदास, ठीक है ना? मैं मैसेज पे भी अवेलेबल हूँ, क्लास में भी अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। और मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवाऊंगी, आई थिंक मैंने कल लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा रिवाइज करवाया आप लोगों का फोटोसिंथेसिस, यस मैम। है ना? थोड़ा सा कल भी मैंने रिवाइज करवा दिया था। थोड़ा और हम देख लेंगे, फिलहाल हम रेस्पिरेशन जो है उसको करते हैं। कि भाई हमने कल कहानी कहाँ पे छोड़ी थी? क्या बता दूं यशमिता बेटा, एक बार क्या बता दूं? कल कहानी हमने कहाँ छोड़ी थी भाई? हाँ जी, फोटोसिंथेसिस में एक बार बता दूंगी आपको शॉर्ट में, चिंता ना करें, एक बार शॉर्ट में फोटोसिंथेसिस आपको बता दूंगी मैं, ठीक है? पर फिलहाल जो है हमें रेस्पिरेशन जो है वो एंड करना है आज। एंड सो वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन टुडे। स्टार्ट नहीं, हम एंड करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया कि कैसे जो है क्रैप साइकिल के प्रोडक्ट से एटीपी मिलेगा, वो हमें आज पढ़ना है। हमने क्रैप साइकिल तक खत्म कर लिया है। यस मैम। नेटवर्क इशू हो रहा है, एक मिनट।
हाँ जी, नेटवर्क इशू और भी किसी को हो रहा है क्या? क्लियरली विजिबल और ऑडिबल, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दो मुझे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। Screen is not visible. My audio is audio and video is fine. Yes, ma'am. यस मैम। Just a second, screen अभी visible, एक मिनट, क्यों नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं यशमिता, आप मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? यशमिता, मेरा नाम आशी गुप्ता है एंड फॉर यू आई एम योर आशी मैम। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। यशमिता कह रही है पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो यशमिता जी रोज क्लास लेके देखिए, बड़ा ही मजा आएगा क्लास लेने में, ठीक है ना? क्योंकि क्लास में हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, हंसते भी हैं, मजे भी करते हैं, सीखते भी हैं। और आज मेरी फिर से कई सारे बच्चों से बात हुई है, तो पता है मुझे क्या जानने को मिला है? मुझे जानने को मिला है कि कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखो मैं सेल्फ स्टडी के बहुत ज्यादा फेवर में रहती हूँ। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, क्लास हमें शुरू करना है, क्लास हम शुरू कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, छोटी सी बात है कि मैं सेल्फ स्टडी के बहुत फेवर में हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है, मतलब क्लास में जाए बिना, वो सोच रहा है कि मैं खुद से पढ़ के ही सब कुछ कर लूंगा, तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो कंपटीशन है नीट के एग्जाम में, वो शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हो, मे बी आपके इर्द गिर्द आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, पर जब आप एग्जाम देने बैठोगे या फिर जब आप मॉक देने बैठोगे, कोई ऑल इंडिया का मॉक आप अपीयर करोगे ना, तब आपको वो कंपटीशन की महक आएगी, तब आप उस कंपटीशन को आपको वाइब्स आएंगे उस कंपटीशन की। मैंने जब नीट दिया था दैट टाइम में मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पर अभी जो बच्चे एक टाइम था जब मैं स्टूडेंट थी फॉर द नीट, अभी एक टाइम में जब मैं टीचर हूँ फॉर द नीट, तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों साइड पर है, स्टूडेंट साइड पर भी है, टीचर साइड पर भी है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि बेटा अगर आप खाली मतलब ऐसा सोचोगे कि खुद से पढ़ के हो जाएगा, तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, वेरी वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि ये चीजें नहीं है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो वो बच्चे जो कहीं पे पढ़ रहे हैं, कहीं से सीख रहे हैं और फिर खुद पढ़ रहे हैं, वो आपसे रेस में आगे निकल जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, और वो क्लास से ही होता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि क्लास में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों चीजें साथ चलती हैं, सेल्फ स्टडी और क्लास। अब कोई बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं करते, सिर्फ क्लास में आते हैं, उन बच्चों का भी कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लास में नहीं आते, उनका भी कुछ नहीं हो सकता। इसका कॉम्बो बहुत जरूरी है, दिस कॉम्बो इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग नीट एग्जाम। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भाई हमें करना है, किन किन बच्चों को करना है वो तो वहीं पता लग जाएगा जब मैं ग्लाइकोलिसिस की चीजें आज पूछूंगी और मेरे को आंसर्स मिलेंगे धड़ाधड़। देखते हैं चैट बॉक्स में किसके आंसर आते हैं। पहले तो बताओ, पेज चिपका लिया ग्लाइकोलिसिस का दीवार पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बच्चा ऐसा जिसने ग्लाइकोलिसिस का पेज दीवार पे नहीं चिपकाया हो और जो उसे ओम भूर्भुवः हुआ की तरह याद नहीं कर रहा हो, ऐसे करके, ऐसे करके? क्योंकि जब तक तुम एक चीज याद नहीं करोगे, दूसरे में तुम्हारा ही बाजी नहीं बनेगी, दूसरे में तुम्हारा मन नहीं करेगा याद करने का। दूसरा क्या है, क्रैप साइकिल। क्रैप के बाद देखो एक तीसरी आ गई, अब यहाँ पे ईटीएस, अब क्योंकि तुम्हें ये भी याद करना है, तो पिछला जिसने याद नहीं किया उसका बैकलॉग इंक्रीज हो गया। अब जिसका बैकलॉग इंक्रीज हो गया, घबराना मत, उसको भी एक सोल्यूशन बताऊंगी। पहले आ जाओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, पढ़ते हैं, मजे से पढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए। अरे अभी मैं पढ़ाना ग्लाइकोलिसिस में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हम्म। थी, तो मैं आपसे क्लास के बाद पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्लास के बाद जिया, बिल्कुल बिंदास पूछना, ठीक है ना? क्लास के बाद बिंदास पूछना, एक बार पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई बायो की सब्जेक्ट की खूबसूरती क्या है, या शब्द में ही अर्थ छुपे हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब कि जरूर कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है मैडम, कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जरूर कुछ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अब ये क्या बात हुई मैम, शब्द सब इतना तो हम ही गैस कर लेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देख के कि जरूर कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जरूर कुछ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो आपने क्या नया बताया? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैंने ये नया बताया। तुम्हें भी पता है? बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? NaDH2 और फॉस्फेट का नहीं मीनू बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है NaDH2 और FADH2 का।
फोस्फोराइलेशन किसका हो रहा है? फोस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फोस्फेट, एडिशन ऑफ फोस्फेट, फोस्फेट का एडिशन इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन किसका हो रहा है? फोस्फोराइलेशन हो रहा है एडीपी का। एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है और एटीपी बनता है। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये पर्सन कौन है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये पर्सन कौन है बेटा? यहाँ पे वो पिलो गेम देखी है तुमने? एक आदमी से दूसरा, दूसरे से तीसरा पिलो चलता रहता है, वही पिलो गेम चल रही है बस, और कुछ नहीं चल रहा। पर्सन की जगह कॉम्प्लेक्स है और पिलो की जगह इलेक्ट्रॉन है। हम आपके हैं कौन देखिए? हम आपके हैं कौन देखिए? माधुरी दीक्षित और सलमान खान देखी होनी चाहिए। इतनी पुरानी मूवी तो देखी हुई होनी चाहिए। अगर वो देखिए तो यहाँ पे हम वो मूवी ही चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, माइक्रोफोन्स ऑन है आप लोगों के, डिसिप्लिन मेंटेन रखना जिम्मेवारी है। चले, हाँ जी, तो हम समझ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब भी समझ गए और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब भी समझ गए। अब हमें देखना है कि ये हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं। फाइन, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्लास में जो बच्चे एंट्री मार रहे हैं या एग्जिट मार रहे हैं, भाई जो एग्जिट मार रहे हैं अगर उन्हें जाना है तो एक बारी में जाओ, टुन 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 बार मत करो, डिस्टर्ब मत करो क्लास को, आवागमन नहीं करना। एक बार आना है, शांति से बैठना है और लेक्चर लेना है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा लेक्चर होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो ऐसे में इनडिसिप्लिन ना क्रिएट करें बच्चों, ध्यान से सुने देखें। अब एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी मैं बोलने वाली हूँ। ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या बना रही हूं मैं? मधुमक्खी के डंक, ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको ड्राइंग से? ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, समझ में बढ़िया आएगा। देखना क्या बन रहा है। ये बना रही हूं बेटा मैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स। जब मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूंगी तो ये राउंड्स बन जाएगा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। देखना ये क्या बनाया मैंने। ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाला, इसको मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। ये वाली क्या बनाई बेटा मैंने? दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? ये आउटर मेम्ब्रेन बनाई है, दिस वन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। और ये अंदर क्या है बेटा? मैट्रिक्स। इतनी बात हम सबको पता है, इतनी बात हम सबको पता है। तो यस आगे मैम। जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या हुई? क्रैप्स साइकिल हुई मैट्रिक्स में। आप लोगों को फिगर दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम। स्क्रीन अटक गई क्या? मैम रुक रुक के आ रही है। यस मैम। जस्ट अ सेकेंड। अभी दिख रही है? यस मैम। हाँ अब दिख रहा है। मैट्रिक्स में क्या चल रहा है? मैट्रिक्स में चल रहा है क्रैप साइकिल। और यहाँ बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा था? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चल रही थी। बिल्कुल सही, ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी। ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या प्रोडक्ट्स बने हैं? NADH2 बना था और ATP बना था। क्रैप यस साइकिल मैम। में क्या प्रोडक्ट्स बने थे? NADH2, FADH2 और ATP, यही बने थे। यस मैम। क्या होगा बेटा? क्या होगा? ध्यान से सुनना। साइटोप्लाज्म में जो NADH2 बना है, ये NADH2 मेम्ब्रेन क्रॉस करके मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो NADH2 इकट्ठा हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये जो NADH2 इकट्ठा हुए हैं, देखना ये टुन 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 चल रहे हैं और चल के कहाँ गए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास गए। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बैठा है ये बंदा
जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना? कौन बैठे हैं? पंडित जी बैठे हैं, एकदम बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखो आपको दिख रही होंगी, ये इनकी मूछें हैं पंडित जी की। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या नाम है इनका? इनका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहां लिख लो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखो, पंडित जी के नाम में ही उनका काम छिपा हुआ है। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या करेंगे ये? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूवल। रिमूवल। बिल्कुल सही, माने रिमूवल होता है, रिमूव करेंगे। अब यहाँ आया NADH2, NADH2 चल के आया मैट्रिक्स में था। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? अभी तो कुछ, अभी तो पढ़ाया नहीं है कुछ, डाउट कहाँ से आएगा? सुनते जाओ। NADH2 आया कॉम्प्लेक्स 1, यानी कि NADH2 डिहाइड्रोजिनेज के पास। डिहाइड्रोजिनेज ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन आयन रिमूव कर दिए, और रिमूव करके कहाँ फेंक दिए? इस स्पेस में फेंक दिए। जो स्पेस दिख रही है ना आपको दो मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन फेंक दिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बैठा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, NADH2 कॉम्प्लेक्स के पास आया। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज नाम है कॉम्प्लेक्स 1 का। NADH2 इसके पास आया, इसने NADH2 से हाइड्रोजन निकाल के स्पेस में डाल दिए और इलेक्ट्रॉन निकाल के ट्रांसफर कर दिए। NADH2 में हाइड्रोजन निकाल के स्पेस में डाल दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। किसको ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 3 को। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा? मैं फिगर जूम कर देती हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा तो अगर। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 को। अब देखो, कॉम्प्लेक्स 1 यहां है और कॉम्प्लेक्स 3 है यहां पे। 1 है यहां पे और 3 है यहां पे। मैम वॉइस नहीं आ रही, नहीं स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम। मैम नो स्क्रीन है ना वॉइस है। मैम कहीं चली गई क्या? यस मैम लग तो रही है। क्लास। कुछ काम होगा शायद। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। आपको मैं ग्रुप सेंड कर दूंगा यार।
अभी बोलो। Yeah. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So sorry, so sorry. कितने बच्चे उड़ गए? Yes, ma'am. कुछ बच्चे उड़ गए क्या? कल भी आई थिंक आपकी क्लास में ये हुआ था क्या? यस मैम, कल भी यही हुआ था कि पूरी क्लास खराब हो गई थी एक तरह से। चल रहे हैं। पता नहीं नेटवर्क का एरर है ना, दोनों साइड से चल रहा है। स्टूडेंट्स आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग। आज मेरा जो इवनिंग में बैच था उसमें भी बच्चे यही बोल रहे हैं कि मैडम हमारा ज्वाइन नहीं होता। नॉट ओनली इन माय क्लास, सब क्लासेस में ये दिक्कत हो रहा है कि उनको ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि आप लोगों के साथ भी है। और मेरी साइड से भी 2 दिन से आई डोंट नो क्या हो रहा है, टैक एरर अकर हो रहा है, जबकि वाईफाई का कनेक्शन भी मैंने आज ही चेक करवाया है। बट so sorry for this will not be happen again from my side. I will like keep it। हाँ जी बिल्कुल, नहीं 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 कोई बात नहीं, तो ठीक है, लेकिन आई हैव टू सी इट कि क्या एरर हो रहा है टैग का, बिकॉज वाईफाई इज वर्किंग। आई वाज सीइंग कि वाईफाई तो आ रहा है बट अगेन ठीक है, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। अभी सब कुछ फाइन है ना राइट नाउ? ठीक है, हाँ जी, तो कहाँ थे हम? यस, आई वाज सेइंग कि क्रैप साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू NADH2 जो आए हैं। यस, हाँ जी, सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित पे थे हम, राइट। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स 1 इज सलमान खान एंड कॉम्प्लेक्स 3 इज माधुरी दीक्षित एंड दे हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारी मूवी में उनके बीच में थोड़ी दूरी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि पिलो जो है वो पास नहीं हो पा रहा 1 से 3 तक डायरेक्टली। 1 से 3 तक डायरेक्टली पिलो पास नहीं हो पा रहा। डेट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स 1 अगर यहाँ है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 बैठा है और यहाँ कॉम्प्लेक्स 3 बैठा है, कहाँ बैठा है ये? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बैठा है सब कुछ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, देखो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है सब कुछ, दिस वन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है बेटा? देयर इज अ किड इन बिटवीन द टू, एक छोटा सा बच्चा इन दोनों के बीच में बैठा है जिसका नाम है यूबिक्विनोल। अब बच्चे तो उछल कूद करते हैं और यूबिक्विनोल भी बच्चा ही है, तो ये क्या करेगा? उछल कूद करेगा। डेट मीन्स ये क्या है? मूवेबल है। क्या है ये? मूवेबल है, मतलब कि ये मूव कर सकता है। तो ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसे कॉम्प्लेक्स 3 तक ट्रांसफर करेगा। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो, मैं एक बार जूम कर रही हूँ इसको, आप इस फिगर को ध्यान से देखो, आपको एक ब्लू कलर का मॉलिक्यूल बीच में दिखाई देगा। Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है? यस मैम। यानी कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कहाँ जा रहा है? पहले इस यूबिक्विनोल को जा रहा है एंड यूबिक्विनोल फिर इसे 3 को ट्रांसफर करता है। ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है। और अगर FADH2 आएगा, FADH2 मैट्रिक्स में तो दोनों ही प्रेजेंट है, NADH2 भी है, FADH2 भी है। तो FADH2 किसके पास आता है चल के? FADH2 के लिए कौन भाई साहब बैठे हैं? उनके लिए बैठे हैं कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कौन है? कॉम्प्लेक्स 2। तो FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाएगा, नाम में ही काम छुपा है, डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होना। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो FADH2 में भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कहां पे जाएगा? रिमूव करके कहां फेंक देगा कॉम्प्लेक्स 2? इंटर मेम्ब्रेन में है। बिल्कुल सही। यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, वहां पे इस हाइड्रोजन आयन को डाल देगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। अब आपको समझ आ रहा है कि हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 3 के पास गए, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास जाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 3 का क्या नाम है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के बाद वॉइस इज नॉट क्लियर, क्लियर है। क्लियर है। थॉट इज नॉट।
नहीं नहीं, मेरा थ्रॉट इज नॉट क्लियर ना, दैट्स व्हाई वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज थोड़ी फटी फटी सी लग रही होगी, खांसी जुकाम हो गया है बच्चों सर्दी के कारण, ठीक है। वैसे क्लियर है, मतलब जैसी ओरिजिनल है वो वाली क्लियर है। हाँ जी ठीक है नसरुद्दीन, आई विल ट्राई। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 3। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, दोबारा से एक छोटा बच्चा बैठा है साइटोक्रोम C। बेटा अगेन ये मूवेबल पार्ट है, मैं जिसके आगे मूवेबल लिख रही हूँ सिर्फ वो ही मूवेबल है, बाकी का जो भी हिस्सा है वो सब रिजिड है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C मूवेबल है, मूव करके किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास। यहां पे आता है रोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो अभी तक हम तरस रहे थे कि पूरा रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया और हमने सुना था कि मैडम बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते, हालांकि हमने कभी ट्राई नहीं किया। ऐसा हमें पूर्वजों ने बताया था कि जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो हम बस वही बात मान के चल रहे हैं। हमने ट्राई तो नहीं किया कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में हमारे साथ क्या होता है, ठीक है ना। वी नेवर फेस्ड इट। किसी ने किया है फेस कि लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑक्सीजन स्टॉप? एक्सरसाइज नो वगैरह में मैम। किया, एक्सरसाइज वगैरह में तो कभी किया होगा कि जब दम घुटने लगता है देन वी ओपन आवर माउथ एंड वी टेक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन में उसका रोल होता है, पर कहाँ होता है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, अभी तक नामो निशान नहीं देखा ऑक्सीजन का। यहाँ रोल है ऑक्सीजन का, देखो छोटा सा रोल है पर सबसे बड़ा, वो है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है ये। होते हैं ना लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ लोग, वही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन वो लास्ट मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगी। अभी ये बात आपको थोड़ी देर बाद और अच्छे से समझ आएगी, जब मैं एटीपी सिंथेज और पूरा एटीपी बता दूंगी, जब अच्छे से समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर रुक भी गई तो ऐसा क्या हो जाएगा कि जीवन मृत्यु पे सवाल आ जाता है। ऐसा भी क्या हो जाएगा, पूरा एक बार पूरा सुनो, इसमें बीच में भी बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में बाकी है मुझे पता है, लेकिन एक बार कंप्लीट करो फिर कहानी क्लियर होगी। अभी तुम्हारे मन में कई सारे डाउट्स हैं, तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, मुझे पता है, ऐसा ही है। एक बार मैं कंप्लीट करूं उसके बाद आपके डाउट्स लूंगी। एक बार इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से गया साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 से गया ऑक्सीजन के पास, और इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने के बाद रुक गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं जाना। अब बारी है प्रोटॉन की। NaTH2 आया था कॉम्प्लेक्स 1 के पास, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर चेन में ट्रांसफर हो गए, लेकिन प्रोटॉन कहां फेंक दिए गए थे, इस स्पेस में फेंक दिए गए थे प्रोटॉन। तो इस स्पेस में क्या है, प्रोटॉन भर गए। कैसे भरे हैं प्रोटॉन, एक तो NaDH2 से आया है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन FADH2 से आया है, एक प्रोटॉन यूबिक्विनोल से भी आया है। क्योंकि जब यूबिक्विनोल यानी कि ये जो आपको नीले रंग की छोटी सी बॉल दिख रही है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस बच्चे ने जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये बिल्कुल जैसा कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास साइटोक्रोम BC1 एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, B6F कॉम्प्लेक्स था वहां पे केमियोस्मोसिस में, अगर आपको याद हो। उसे खट्टी टॉफी से काम नहीं चलता था, उसे मीठी टॉफी भी चाहिए थी साथ में। तो जब वो खट्टी टॉफी लेता था यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो वो स्ट्रोमा से मीठी टॉफी भी खींच लेता था यानी कि प्रोटॉन। ऐसा ही हमारा बेंच पे बैठा वो लास्ट बच्चा जो मैडम से टॉफी ले रहा था, मैडम PS2 थी, कहानी याद रखा करो। NaDPH को भी क्या ही परेशानी थी, खट्टी टॉफी से काम नहीं चल रहा था, वो मीठी टॉफी भी ले रहा था स्ट्रोमा से यानी कि प्रोटॉन। सेम इज विद यूबिक्विनोल। जब यूबिक्विनोल को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या करता है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेता है और फिर इस प्रोटॉन को कहां डाल देता है, स्पेस में डाल देता है। सेम कहानी जो है साइटोक्रोम C के साथ है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या लेता है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेता है और कहां डाल देता है, स्पेस में डाल देता है। तो कुल मिला के इस स्पेस में आपको बहुत सारे प्रोटॉन दिखाई देंगे, और हमें पता है प्रोटॉन का नाम है समोसा, याद करो। और एटीपी सिंथेज का क्या नाम है, कौन सा कार्टून का कैरेक्टर एटीपी सिंथेज पे सूट करता है, बहुत बड़ी मोटू, बिल्कुल सही। और मोटू को जब समोसा मिलेगा, देखो समोसे ही समोसे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मैम, एनर्जी मतलब एटीपी। जब मोटू को समोसा मिलेगा तो मोटू क्या बनाता है,
एटीपी। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। अब एक बात बताओ, ये जो समोसे नामक प्रोटॉन है ये एटीपी सिंथेज के अंदर आ जाएंगे और एटीपी बना देंगे, पर उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर इन प्रोटॉन का क्या होता है? ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के द्वारा ले लिए जाते हैं, और ऑक्सीजन इधर से ले रहा था इलेक्ट्रॉन और इधर से ले रहा था प्रोटॉन, और मिलके बना देता है वाटर। तो ऐसा बोला जाता है, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन रिपीट लिखी है। करना है वाली लाइन। हाँ जी बेटा। अच्छा, ये लाइन रिपीट कर दी हो? यस मैम। इतना समझ में आया? एटीपी सिंथेज ने प्रोटॉन ले लिए, प्रोटॉन पास हुए उसमें से, उसने प्रोटॉन जब पास हुए तो एटीपी बनी। इतना समझ आया? यस मैम। प्रोटॉन उसमें से पास हुए हैं, उसने खाए नहीं प्रोटॉन, प्रोटॉन उसने खाए नहीं, उसमें से पास हुए हैं। तो जो प्रोटॉन पास हुए थे वो एटीपी बनाने के बाद वापस से रिलीज हो जाते हैं। तो लास्ट में उन प्रोटॉन को खाएगा कौन? फाइनली जो कंज्यूम करेगा उन प्रोटॉन को, वो ऑक्सीजन है। आपकी एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए मेरी क्लास में। जिन जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो उन्हें खोलें और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएं, जहां पे वो डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी में नीले रंग का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन दिखा रखी है, एक तरफ स्पेस ऐसे ओपन है। उस वाले पेज पे चले जाओ और उस पेज पे जाके सेकंड पैरा में ढूंढो, लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज दैट कंपाउंड या फिर इज दैट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज दैट मॉलिक्यूल विच फाइनली रिमूव्स। बताओ क्या लिखा हुआ है आगे? फाइनली किसको रिमूव कर रहे हैं? ऑक्सीजन। किसी को मिली वो लाइन? सेकंड पैरा में लिखी है, आई थिंक लास्ट पैरा में है, लास्ट पैरा में नीचे से ढूंढो। ऑक्सीजन इज दैट मॉलिक्यूल विच फाइनली रिमूव्स व्हाट? कौन बताएगा मेरे को? कौन पहुंचा एनसीईआरटी की उस लाइन तक? मैम वाटर। ऑक्सीजन वाटर को रिमूव कर रहा है? क्या बात कर रहे हो बेटा? मैम हाइड्रोजन। वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? मैम मुस्कान। वेरी नाइस मुस्कान, वेरी नाइस नंदनी रानी। भाई लड़कों क्या हो गया तुम्हें? लड़कियों की नजर तेज है, देखो ढूंढ निकाला लड़कियों ने। हाँ जी भाई बच्चों, बाकी के बच्चों को क्यों नहीं मिली? बिल्कुल सही। ऑक्सीजन वो मॉलिक्यूल है जो फाइनली हाइड्रोजन को सिस्टम में से रिमूव कर रहा है। ये क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा जो एटीपी सिंथेज बना हुआ है ना, ये गोल गोल जो तुम्हें दिख रहा है एटीपी सिंथेज, इसमें से प्रोटॉन पास होता है और पास होने के बाद जब वो रिलीज हो जाता है तो उस प्रोटॉन को, हाइड्रोजन के उस आयन को सबसे लास्ट में जो लेता है वो ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन प्रोटॉन लेता है और इधर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, और ऑक्सीजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जब ले लेगा तो वाटर बना लेगा। भाई वाटर बेसिकली क्या है? वाटर में एक H+ है और एक क्या है? O2-, यही तो है ना वाटर की कहानी। यस मैम। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया? O2-, और प्रोटॉन और ले लिया तो क्या बना लेगी? O2- और H+ मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। बात समझ में आई? यस मैम। सिस्टम सेकंड में भी यही। हाँ जी बेटा। मैम फोटो सिस्टम सेकंड में भी तो ऐसे ही हो रहा था, बस इसका अपोजिट वाटर का टूट के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन। बिल्कुल, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, वहां इस पूरे सिस्टम का अपोजिट था। यस मैम। यहाँ पे वाटर बन रहा है, वहां वाटर टूट रहा था। यस मैम। वाटर टूट के ऑक्सीजन मिल रहा था, प्रोटॉन मिल रहा था और इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। इलेक्ट्रॉन तो ले लिया था Yes, PS2 ने, याद करो। यस मैम। प्रोटॉन यस यानी मैम। कि समोसा था, वो एटीपी सिंथेज के पास चला गया था, और ऑक्सीजन मैम आपने और मैंने ले ली थी, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और हाँ मैम जी, यहाँ पे एटीपी सिंथेस के अंदर फॉस्फेट ऐड कहाँ से हो रहा है? फॉस्फेट मैट्रिक्स में है, फॉस्फेट मैट्रिक्स में है। प्रॉब्लम क्या थी? एटीपी सिंथेज जो है फॉस्फेट को ऐड नहीं कर पा रहा था एडीपी में। वो तब तक ऐड नहीं कर पाता जब तक उसमें से प्रोटॉन पास नहीं होते। जैसे ही प्रोटॉन पास होंगे उसकी मुंडी घूमेगी और उसकी एडीपी के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। एडीपी वहीं पे पड़ा है, फॉस्फेट भी वहीं पड़ा है मैट्रिक्स में। दिक्कत ये है कि ऐड नहीं हो रहे। एटीपी सिंथेज ऐड करवाता है एडीपी में फॉस्फेट, कब? जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट पास होता है। ग्रेडियंट बोले तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन टू
हाँ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पास होते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज का हाई से लो की तरफ जाना। यहाँ पे हमने हाई कंसंट्रेशन डेवलप कर दी प्रोटॉन की, इंटेंशनली करी है, क्योंकि हमें पता है वो प्रोटॉन हमने पास करवाने हैं एटीपी सिंथेज में, क्योंकि वहां तो कोई प्रोटॉन नहीं है, लो कंसंट्रेशन है वहां प्रोटॉन की। तो हमने जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस था वहां हाई कंसंट्रेशन डेवलप कराई। कैसे कराई डेवलप? पहले तो कॉम्प्लेक्स 1 भाई साहब बैठे थे, NADH2 उनके पास आ रहा था, उससे प्रोटॉन निकाल के स्पेस में फेंक दिए। फिर कॉम्प्लेक्स 2 भाई साहब बैठे हैं, उसके पास FADH2 आया, FADH2 से प्रोटॉन निकाल के स्पेस में फेंक दिए। फिर यूबिक्विनोल जो छोटी सी बॉल है, वो बोली मेरा इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलता, मेरे को प्रोटॉन भी साथ में चाहिए। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो एक हाथ से उसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा और मैट्रिक्स से उसने एक प्रोटॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफर कर दिया, प्रोटॉन स्पेस में फेंक गई। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया? यूबिक्विनोल ने किसके पास पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन, बताना। मैम थर्ड पे। वेरी नाइस प्रिया, वेरी नाइस। बाकी के बच्चों तुम्हें नहीं आया? किस पे पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन? नाम लेके पूछ लूं क्या मैं? 2-3 थर्ड पे मैम। ईराम जी कह रहे हैं थर्ड पे, बहुत बढ़िया बेटा। नाम बताना आपका। ईरम। ईरम, वेरी नाइस, न्यू नेम, मैंने पहली बार सुना है, बहुत बढ़िया, अच्छा सुंदर नाम है आपका। क्या हो थैंक यू रहा है? मैम। क्या हो रहा है? यूबिक्विनोल छोटी बॉल थी, उसने क्या करा? प्रोटॉन निकाल लिया मैट्रिक्स से प्रोटॉन निकाल लिया, स्पेस में फेंक दिया, और यहां से उसे इलेक्ट्रॉन मिला, वो इलेक्ट्रॉन पास कर दिया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स 3 ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास करा। किसको? दोबारा से एक छोटी बॉल है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 3 ने साइटोक्रोम C को क्या पास कर दिया? इलेक्ट्रॉन पास कर दिया। अब वो छोटी बॉल फिर से नाटक दिखा रही है, कह रही है इलेक्ट्रॉन से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को प्रोटॉन भी चाहिए। मैट्रिक्स से प्रोटॉन उठाएगी, प्रोटॉन कहां फेंक देगी? स्पेस में। इलेक्ट्रॉन कहां? अगले कॉम्प्लेक्स के पास। अगला कॉम्प्लेक्स कौन है? फोर्थ। इलेक्ट्रॉन कहां चल गया? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फाइनली कहां भेज देगा? साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन चलते चलते स्पेस में प्रोटॉन भर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन चल रहा था 1 to 4, इलेक्ट्रॉन चल रहा था 1 to 4, और कॉम्प्लेक्स आ गया, सॉरी प्रोटॉन आ गए इन द स्पेस। स्पेस कौन सा? ब्रह्मांड वाला स्पेस नहीं, ब्रह्मांड में मत चले जाना तुम, मैं उस स्पेस की बात नहीं कर रही। मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, वहां भर गए प्रोटॉन। अब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन वहां डेवलप हो गई, पास करेंगे किसमें? एटीपी सिंथेज में से, और एटीपी सिंथेज में जैसे ही प्रोटॉन जाएंगे धड़ाधड़ प्रोटॉन जाएंगे और एटीपी बनेगी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन करा था तब हमने NADH2 और FADH2 से एटीपी क्यू बना के कैलकुलेट किया था। हमने जब एटीपी कैलकुलेट किया था तो हमने ऐसे करा था ना, इसको 3 एटीपी के बराबर माना, इसको 2 एटीपी के बराबर माना, और फिर टोटल एटीपी कैलकुलेशन किया। यस मैम। अब समझ में आ रहा है कि NADH2 और FADH2 से कैसे एटीपी जनरेट की जा रही है? यस मैम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया और वाटर बनाया। फाइनल रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। अगर तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आएगा, फाइनल रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए NADH2, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स 5, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स 4, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, और ऑप्शन ए NADH2 नहीं देंगे, ऑप्शन ए देंगे वाटर। क्या करोगे? ऑक्सीजन। वेरी नाइस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। यूबिक्विनोल, यूबिक्विनोल का तुमसे रोल पूछा जाए, यूबिक्विनोल का तुमसे रोल पूछा जाए कि यूबिक्विनोल इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर ओनली। एक स्टेटमेंट है यूबिक्विनोल इज प्रोटॉन कैरियर ओनली। एक स्टेटमेंट है यूबिक्विनोल डज नॉट कैरी इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है यूबिक्विनोल कैरीज बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मैम, डी। और अगर
एग्जामिनर तुम्हें घुमाना चाहे और यूबिक्विनॉल की जगह साइटोक्रोम सी लिख दे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैम डी। ऑप्शन Very nice, OBD। डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और बताओ। तुमसे पूछ ले, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2। ऑप्शन ए सही चुनना है तुमको। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 डायरेक्टली। स्टेटमेंट सी, दिखाई दे रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्टेटमेंट सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 5 टू ऑक्सीजन। एंड स्टेटमेंट डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 वाया D, ma'am. यूबिक्विनॉल। मैम डी इज राइट। मैम डी। कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे कि मैडम बार बार डी नंबर पे सही स्टेटमेंट लिख रही है तो अब तक तो रट लिया हो कि भैया मैडम जो No, भी ma'am. अपने को डी पे तुक्का मारना है, जय माता दी करके। ऐसा तो नहीं कर रहे ना? No, नो ma'am. मैम। नो मैम। देखो, एक हमने सिस्टम पढ़ा, सिर्फ एक हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा और उससे डिफरेंट कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो गए। अब बताओ, बिना पढ़े इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होना लाजमी है कि नहीं है? Yes, ma'am. बच्चा यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट सारी सही सी दिख रही है। कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, बच्चा सोचेगा कि हाँ भाई 1 से 2 पे तो जाते ही होंगे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं मैम, इसमें तो फर्स्ट से थर्ड पे जा रहे हैं। फर्स्ट से थर्ड पे जा रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड पे डायरेक्टली भी नहीं जाते, पता है आपको? इनडायरेक्टली जा रहे हैं इसमें। इनडायरेक्टली जा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स 5 से ऑक्सीजन पे नहीं जाते। कौन से कॉम्प्लेक्स से जाते हैं ऑक्सीजन पे? मैम थर्ड टू फोर्थ नहीं, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे फोर्थ। मैम फोर्थ। फोर्थ से जाते हैं। बहुत बढ़िया। कि कोई बच्चा कह रहा है ग्रुप में ऐड कर लो, भाई ग्रुप में ऐड नहीं थे तो फिर ये क्लास में कैसे आ गए? बाकी ग्रुप का जो प्रॉब्लम है ना, अगर किसी को है ऐसा कुछ ग्रुप का है और समथिंग लाइक दैट, तो वो पर्सनल पे मैसेज कर दो बेटा। अभी क्लास में तो अपने को एक बार टॉपिक कवर करना है, ठीक है? ये क्या दिखा रखा है? ये आपको आपके मोटू भाई साहब का डायग्राम है। देखो मोटू भाई साहब ऐसे दिखते हैं। हाँ, सेंड कर दूंगी, टाइम टेबल सेंड कर दूंगी मैं। शिफा फर्स्ट क्लास ले रहे हो क्या बेटा? एक तो पता है कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ, नाम नहीं देख रही हूँ, पहली बार भी आए हैं क्या? ऐसे भी हैं क्या कुछ बच्चे? अच्छा, शिफा जी कह रही है नहीं। चलो, आज मैं क्लास के बाद 2 मिनट के लिए रुकना सब, मैं एक बार नाम देखूंगी आप लोगों के। मुझे देखना है कि कौन बच्चा रेगुलर है कौन इरेगुलर है, ठीक है ना? क्योंकि क्लास में मैं आपको कैसे समझाऊं, इस टाइम क्लास मिस करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। इस वक्त क्लास मिस करना, अगर आप कंपैरिजन करो तो ये मानो कि बिल्कुल हिली टेरेन पे केयरलेसली जो ड्राइव करना होता है ना, वार्निंग का साइन लगा होता है कि इधर ऐसे ना, यात्रा को सावधानी से करें, घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। वो चीज जितनी घातक है ना, उतना ही घातक इस वक्त क्लास मिस करना है। क्योंकि ये बेटा 11वीं क्लास का अंत हो रहा है। अब बात को समझो, नहीं संभलेगी 12th में, 11th में बता रही हूँ, नहीं संभलेगी बच्चों, मत करो अब ढील। ये देखो अपने मोटू भाई साहब का डायग्राम है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। इन भाई साहब में दो पार्ट हैं, एक पार्ट को बोलते हैं एफ नोड और एक पार्ट को बोलते हैं F1। ये जो मोटा सारा गोला दिख रहा है इसको बोलते हैं F1। ये F1 है ना, इसी में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं। ये F1 ऐसे पलटी मारता है, ऐसे पलटी मारता है ये F1, और क्या करता है ये ADP के साथ फॉस्फेट को कनेक्ट कर देता है। जैसे ही ADP के साथ फॉस्फेट कनेक्ट होता है और ATP बन जाती है। तो F1 इधर लिख लो ऐसे करके, F1 अंडरगोज, एनसीईआरटी में कहीं पे साइड में लिख लो, अंडरगोज configurational change upon passage of proton।
जब प्रोटॉन पास होते हैं तब। और ये एफ नोड जो है चैनल का काम करता है, यहां से प्रोटॉन पास होते हैं। ठीक है, तो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसमें ही सारे कॉम्प्लेक्स रखे हैं, 1 2 3 4 सारे कॉम्प्लेक्स वहीं पे है ना। कॉम्प्लेक्स 5 भी मेम्ब्रेन पे ही है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स 5 का ये जो एफ नोड वाला पार्ट है ये है मेम्ब्रेन में, जो F1 वाला पार्ट है ना ये ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ है मैट्रिक्स की तरफ। बात समझ रहे हो कि अगर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये अपना मोटू भाई साहब है एटीपी सिंथेज, तो इनका जो एफ नोड वाला पार्ट है वो तो चिपका हुआ है मेम्ब्रेन में, और जो इनका F1 वाला पार्ट है F1 वाला वो मैट्रिक्स में है। तो आपसे सवाल आएगा कि विच पार्ट, नहीं इतना डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको स्टेटमेंट में देंगे। हाँ जी पूछिए रिया। मैम अपॉन के बाद क्या लिखा है? अपॉन पासेज ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, पासेज PASSAGE, अपॉन के बाद पासेज लिखा है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट आए कि एफ नोड इज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, और एक स्टेटमेंट है कि F1 इज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन। ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो एक डायग्राम से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एटीपी सिंथेज? स्क्रीन रुक रही है। फिर रुक गई स्क्रीन। मैम दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन। यस मैम। दे ही रही है। नहीं दे रही। अभी दी? मैम अभी भी रुकी है। मैम नहीं दी। जस्ट क्या समस्या है इसका? अभी दी? यस मैम। यस मैम। अब मैं सॉरी भी नहीं बोल रही तुमसे, मैं इस लैपटॉप को दिखाऊंगी, कुछ तो गड़बड़ है। विच इज करेक्ट फॉर एटीपी सिंथेज? ऑप्शन ए, एफ नोड इज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक ऑप्शन है कि F1 इज एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक ऑप्शन है एफ नोड इज टुवर्ड्स मैट्रिक्स। एक ऑप्शन है कि एफ नोड F1 इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैम ये ऑप्शन ए मैम। मैम ए। हाँ, अब तुक्काबाजी मैंने जो बच्चा डी बना रहा था ना तुक्का, वो बच्चा नहीं, सब बच्चे मैडम यहाँ पे क्लास में सब बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं, कोई भी तुक्केबाजी वाला नहीं है। एफ नोड इज कंप्लीटली एम्बेडेड, बिल्कुल सही। अब बिना डायग्राम जाने ये सवाल नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हो विदाउट डायग्राम जाने? नो मैम। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उस हर डायग्राम से और हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज की क्लास का लास्ट और छुटकू सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट। कुछ नहीं है, कितनी CO2 बनी कितनी O2 लगी, इसका रेशियो ही रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। बस इतनी सी कहानी है इसमें। अगर इसमें कुछ जानना है तो वो क्या है, क्या है इसमें थोड़ा बहुत जानने लायक? इसमें जानने लायक ये है बेटा कि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कई तरीके के होते हैं ना? यस मैम। ठीक है, फ्लटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन याद आ रहा है आपको? फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन की पहली क्लास में। फ्लटिंग रेस्पिरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आप लोग बताओ मैं नहीं बता रही, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा कौन सा था सबस्ट्रेट? वेरी नाइस, हमने डाइटिंग का एग्जांपल भी लिया था और फास्टिंग। बच्चों ने बोला मैडम हम डाइट वाइट नहीं करते, लड़कियों ने बोला मैडम हमने व्रत तो रखे हैं, है ना? इस पॉइंट को हमने टच किया था। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कौन से हैं? वेरी नाइस, प्रोटीन, बहुत बढ़िया, प्रोटीन है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। आप लोगों को आरक्यू वाले टॉपिक में क्या जानना है? आप लोगों को आरक्यू जानना है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 होता है, फैट का लगभग 0.7 यानी कि लेस देन 1,
और प्रोटीन का 0.9 यानी कि अप्रोक्स इक्वल टू 1, ये रहता है बेटा। 0.7 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब, 1 का मतलब है कि जितनी CO2 रिलीज हुई उतनी ही O2 यूज हुई। जब एक कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो जितनी CO2 रिलीज होती है उतनी ही O2 यूज होती है। आप इक्वेशन देख लो, C6H12O6, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये अभी दिख रहा है? यस मैम। C6H12O6 देखो, Yes, ma'am. 6 CO2 यूज हुई, 6 O2 यूज हुई, 6 CO2 ही रिलीज हो गई। तो जितनी O2 यूज हुई उतनी CO2 रिलीज हो गई, यानी कि RQ कितना, 1। लेकिन आप सेम रिएक्शन किसी फैटी एसिड के लिए लिख के देखोगे ना, तो वहां पे जो ऑक्सीजन यूज होगी वो कम होगी और जो CO2 रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। नहीं सॉरी, जो ऑक्सीजन, सही लिखा है ये, CO2 लिखा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बेटा जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड के अंदर क्या है, फैटी एसिड के अंदर ऑलरेडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। फैटी एसिड के अंदर ऑलरेडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ती है वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कम होती है। तो RQ वैल्यू में आपको बस इतना ही याद रखना है कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कितना वैल्यू रहता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, कितना वैल्यू रहता है प्रोटीन्स के लिए, कितना वैल्यू रहता है फैटी एसिड्स के लिए, बस। और कुछ इसमें कहानी लंबी चौड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ओके है। मैम। और एक जो छोटा सा टॉपिक Okay. है, एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे। एक बात मुझे बताओ, जब आप लोगों को मैं क्रैप साइकिल पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जगाया था, वो बेफालतू का नहीं जगाया था, उस पे मैंने आप लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश भी की थी, याद आ रहा है गुस्सा? यस मैम। क्यों आया था आप लोगों को गुस्सा? मैम वो CO2 ऐड हो रहा था। ऐड हो हमने उसे तो कार्बन को तोड़ना था, पढ़ना फिर चाह रहा उसमें था। ऐड कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड जो कि था एसिटाइल कोए, वो 4 कार्बन का कंपाउंड जो कि था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसके साथ जुड़ के बना दे रहा था 6 कार्बन का कंपाउंड। गुस्सा इस यस बात का था कि मैडम इसे तो टूटना चाहिए था, और हम इतनी मेहनत से तो ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते 2 कार्बन तक लेके आए और आपने वापस से 6 कार्बन बना दिए, तो ये तो पूरी मेहनत वेस्ट कर दिया आपने। और आप लोगों का गुस्सा शांत क्या कह के किया था मैंने? इसका भी कोई एक रीजन है। हाँ, इसका रीजन बताया था मैंने तब। क्या रीजन बताया था? कि बेटा यहाँ पे क्रैप साइकिल में जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, मैम वो क्रैप सबका साइकिल भला करते रहे। बिल्कुल, वो क्या करते हैं, सबका भला, यानी कि दूसरी रिएक्शंस में वो यूज होते हैं, दूसरी रिएक्शंस में वो यूज होते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में एम्फीबोलिक पाथवे पे एक डायग्राम दे रखे हैं, उसे खोलो। ग्रंथ आप लोगों के पास होना चाहिए मेरी क्लास में। मैं साथ साथ एनसीईआरटी इसलिए खुलवाती हूँ क्योंकि जब क्लास में आप एनसीईआरटी की उस चीज पे जाते हो ना, आपको वो याद रहती है ज्यादा। आप खुद से पढ़ोगे, हो सकता है वो मिस हो जाए पॉइंट पे। खोलो, डायग्राम दे रखा है एम्फीबोलिक पाथवे में, दिख रहा है? यस मैम। एक रिएक्शन है जिसमें हमें मान लो फैटी एसिड बनाना है, उसमें क्रैप साइकिल का कोई प्रोडक्ट यूज हो जाता है। कोई रिएक्शन है जिसमें हमें प्रोटीन बनाना है, उसमें क्रैप साइकिल का कोई प्रोडक्ट यूज हो जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्रैप साइकिल के कुछ प्रोडक्ट एनाबोलिक पाथवेज में यूज हो रहे हैं? एनाबोलिक माने तो आप सब समझते होंगे ना, Yes, ma'am. एनाबोलिक माने बनना, जहां पे कुछ बने। मेरे को फैटी एसिड बनाना है या प्रोटीन बनाना है, और मैं प्रोटीन बनाने की रिएक्शन में, अदर रिएक्शन कोई भी हो सकती है, इट कैन बी फैटी एसिड वाली रिएक्शन, इट कैन बी प्रोटीन वाली रिएक्शन। मैं किसी रिएक्शन में क्रैप साइकिल का कंपाउंड यूज कर रही हूँ, उस रिएक्शन में कुछ बन रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि क्रैप साइकिल का कंपाउंड किसी एनाबोलिक पाथवे में यूज हो गया? Yes, ma'am. और क्रैप साइकिल का कंपाउंड रेस्पिरेशन का हिस्सा है, और रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, हमें पता है। Yes, ma'am. कैटाबोलिक माने तोड़ना, रेस्पिरेशन में हम कुछ नहीं कर रहे, तोड़ रहे ही रहे हैं, सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ा ही हमने। तो क्रैप साइकिल का कंपाउंड
कैटाबोलिक प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन का हिस्सा तो है ही, लेकिन वो कुछ एनाबोलिक प्रोसेसेस में भी यूज हो सकता है। तो क्या मैं रेस्पिरेशन को एक एम्फीबोलिक पाथवे कह सकती हूँ? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स, भाई क्रैब्स साइकिल रेस्पिरेशन का ही तो हिस्सा है ना। यस मैम। रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट एनाबोलिक पाथवे में भी यूज हो रहे हैं और कैटाबोलिक पाथवे में भी यूज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर है? यस मैम। पूरी कहानी Yes, सब ma'am. clear है? सब बच्चों का बच्चों से आवाज नहीं निकल रही, जिन बच्चों से वो चैट बॉक्स में थम्स अप Yes, करके ma'am. एक बार मेरे मन को शांत कि हमें Yes. अच्छे से समझ आ गया। यस मैम। बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे थे भाई साहब, उन बच्चों के लिए क्लास में कितने अच्छे से और कितनी कम टाइम में हम कितनी सारी चीजें कवर करते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, वो घर पे नहीं होंगी। स्कूल में इतने ज्यादा प्यार से करवाते हैं कि 40 ही मिनट में पूरा चैप्टर करा देते हैं, वो भी बेकार है। लेकिन 5 घंटे 10 घंटे लगा के आप बैठ रहे हो एक चैप्टर में, फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो बेटर है क्लास में आ जाओ। रीकैप ऑफ एम्फीबोलिक पाथवे, ये बच्ची ने तो पूरा मैडम यहाँ पे एकदम वो क्या बोलते हैं, रीकैप आता है ना वेब सीरीज में जो, वो वाला चलवा दिया है। चले रीकैप चला देते हैं, ठीक है ना। इस एपिसोड का लास्ट वाले पार्ट का रीकैप कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। क्या हो रहा है बेटा, क्रैब्स साइकिल में जो कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या किसी दूसरी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। दूसरी रिएक्शन अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अलावा बॉडी में बहुत रिएक्शन चल रही है। क्रैब्स साइकिल यानी कि रेस्पिरेशन के कुछ प्रोडक्ट बॉडी में दूसरी रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं, जैसे कि फैटी एसिड बनाने की कोई रिएक्शन है तो वहां यूज हो गई। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अगर आपको याद हो तो, जिस बच्ची ने सवाल पूछा है क्या नाम है उसका, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्रैब्स साइकिल का एक प्रोडक्ट है, पता है आपको? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्रैब्स साइकिल का एक प्रोडक्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं ना कहीं यूज होता है वो। इट हैज अमाइनो एसिड ऑल्सो, ग्लूटारिक एसिड, अमाइनो एसिड। तो क्रैब्स साइकिल के प्रोडक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में, फैटी एसिड सिंथेसिस में, इन चीजों में, और इसके अलावा और भी दूसरी रिएक्शंस में कहीं ना कहीं क्रैब्स साइकिल के प्रोडक्ट का यूज रहता है, ठीक है। तो यानी कि रेस्पिरेशन के कुछ प्रोडक्ट एनाबोलिक पाथवे में यूज हो रहे हैं। एनाबोलिक मतलब ऐसा पाथवे जिससे कुछ बने। तो रेस्पिरेशन के कुछ प्रोडक्ट एनाबोलिक पाथवे में यूज हो रहे हैं, और रेस्पिरेशन खुद एक कैटाबोलिक प्रोसेस है ही, मतलब इसके प्रोडक्ट खुद में इन्वॉल्व है, दूसरी रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, यानी कि कैटाबोलिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है और किसी एनाबोलिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट कैटाबोलिक का भी पार्ट हो, एनाबोलिक का भी पार्ट हो, दैट रिएक्शन, दैट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज एम्फीबोलिक। एम्फी माने तो दो होता है ना बच्चों, एम्फीबियंस, जो धरती पे भी रहे, जो पानी में भी रहे। एम्फीबोलिक एक ऐसी रिएक्शन जो एनाबोलिक भी करे और कैटाबोलिक भी करे। अभी क्लियर है बेटा? इसने पूछा था, शिफा जी ने पूछा था। चले और कोई तो पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, अनुभव जी, अनुभव नहीं है, क्या नाम है इसका बच्चे का, रुको मैं भूल गई। बेटा अपना नाम बता जाओ मेरे को एक बार, मैं फिर भूल गई हूँ। हाँ जी आप लीव कर सकते हैं। माही का बेटा ठीक है, बिल्कुल, बाय बाय। मैम मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। अभी अभी आपने कैसे फिर ज्वाइन किया बेटा? मैम ये ओपन बैच है मैम, परमानेंट ओ सॉरी ओपन बैच है, तो फिर ऐसे तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ। मतलब आप अभी किसी ग्रुप में होंगे ना, किसी ना किसी ग्रुप में तो आप होंगे। चले एक बार आप मेरे को पर्सनल पे मैसेज करना, देयर वी विल सी, ठीक है। अभी ऐसे तो मेरे पास ना आपका स्टूडेंट आईडी है ना नंबर है। बेटा ग्रुप आपको जो अलॉट हुए हैं ना, ग्रुप आपके वही हैं। इट्स जस्ट कि आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। पूछे बेटा, ग्रुप तो बेटा मैम अगर हाँ जी आप पूछिए। मैम अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जैसे होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, है ना। तो अगर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमारा O2 तो हमारा 0 हो जाता है ना। बिल्कुल, तो हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इन्फिनिटी हो जाएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो मेजर नहीं किया जाएगा, ठीक है सीता। और एक और आपका डाउट था जिया, आई थिंक आप बोल रहे थे मैम क्लास के एंड में मैं पूछूंगी। यस मैम। हाँ जी पूछ लीजिए। Anyone having any doubt or should I end the class? इसके अंदर मैम रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ना, मुझे वो नहीं समझ आया था। क्या जिया, एक बार रिपीट योर डाउट। मैम जो डायकोलिसिस के अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ना,
हाँ जी, मैम मुझे वो नहीं समझ आया था। ग्लाइकोलिसिस में आपको वो समझ आता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, यस मैम। वो ही स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप है। वहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, उस एंजाइम को पेसमेकर भी बोलते हैं। वो एंजाइम डिसाइड करता है कि ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी। वो एंजाइम डिसाइड करता है ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी। कैसे डिसाइड करता है? मान लो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज इज एट हाई लेवल, ज्यादा है ग्लूकोज का लेवल, तो बॉडी क्या डिसाइड करेगी? बॉडी डिसाइड करेगी कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो ग्लूकोज को क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। ब्लड में एक लेवल ऑफ ग्लूकोज मेंटेन करना जरूरी है ना, दैट इज अप्रोक्स 120। एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज का। अगर उससे ज्यादा होता है तो क्या है? बॉडी डिसाइड करती है कि ग्लूकोज को टूट जाना चाहिए। ग्लूकोज को टूट जाना चाहिए, दैट मींस ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस करवा देगा। एक आपने जब सेल साइकिल पढ़ा था तो आपने गेट्स पढ़े थे, चेक गेट्स होते हैं, एस फेज के बाद, G1 फेज के बाद, M फेज के बाद। वो गेट क्या डिसाइड करते हैं? वो गेट डिसाइड करते हैं कि भाई अभी सेल साइकिल करवानी है या नहीं करवानी। ऐसे ही जो पेसमेकर एंजाइम है, रेट लिमिटिंग जो स्टेप है, वो स्टेप डिसाइड कर रहा है कि ग्लाइकोलिसिस करवानी है या नहीं करवानी। बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लूकोज को तोड़ना है, तो ठीक है ग्लाइकोलिसिस करवानी है, तो वो एंजाइम आगे जाने देगा रिएक्शन को। बॉडी में ग्लूकोज ऑलरेडी कम है तो दैट मींस ब्लड में जो ग्लूकोज है उसे तोड़ना नहीं है, ब्लड में एक लेवल ऑफ ग्लूकोज मेंटेन रहना चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप, डिसाइडेड बाय अ एंजाइम नेम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, आल्सो कॉल्ड पेसमेकर। अभी क्लियर है जिया? यस मैम। ओके, ठीक है बेटा, डन है। और वी विल एंड द क्लास फॉर नाउ। ओके हाँ मैम। जी, चलो मैं बात करूंगी बेटा, ऐसा कुछ अगर है तो आई विल टॉक अबाउट इट। ओके, यू आर जोया, ठीक है। बाय बेटा, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा।